तो अगला हेडिंग है बच्चों हमारे पास एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन यस। यहाँ पे स्टूडेंट्स इवन अपन पोलरीमीटर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी भी प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन इसमें अब ये वही स्टीरियो आइसो, इट्स वन काइंड ऑफ, ये भी जो कैटेगरी है क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन वर्ड आ रहा तो ऑफ कोर्स स्टीरियो आइसोमेरिज, तो इसको भी अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही इंक्लूड करेंगे। तो दैट इज इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेर, और उसमें कौन सा पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कन्फर्मेशन अलग से पढ़ेंगे अपन। कॉन्फ़िगरेशनल पार्ट में ये हमारे पास लास्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है उसको अपन समझते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे। स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास में एक क्लासिफिकेशन होता है स्टीरियो के अंदर, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स उसमें कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल दो तरह के होते हैं। कन्फर्मेशनल में तो आपके सेहॉर्स एल्केन वाले सारे आएंगे, रोटेशंस वाले, प्रोजेक्शंस वाले, और इसमें जो आएगा बच्चों, इसमें दो मेजर पार्ट अपन कॉन्फ़िगरेशंस में, एक तो अपन ने सीखा था जिसमें ज्योमेट्रिकल, कौन सा, तो आपको देखा होगा एक तो हमने इसमें ज्योमेट्रिकल डिस्कस किया था जो प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए, और एक हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल वाला, ठीक है। फिर ऑप्टिकल्स के अंदर करना, क्योंकि ऑप्टिकल खुद जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो इसके अंदर आपका ऑप्टिकल्स में बहुत सारे पार्ट, जिसमें से एक अपन ने डिस्कस किया स्मॉल डी है, ठीक है, जो प्रैक्टिकली पोलरीमीटर से प्रूव होता। अब अपन को इसमें एक और चीज सीखनी है, वो है कैपिटल डीएल और एक है कैपिटल आरएस, ये दो और इसमें स्टडी करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कैपिटल डीएल एंड कैपिटल आरएस के बारे में डिस्कस करना। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो कैपिटल डीएल है ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, इसीलिए इसको किसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लो ये जो डीएल होता है ये प्रैक्टिकल वैल्यूज होती है जो पोलरीमीटर से डिटरमाइंड होती है, तो ये तो आपकी डिटरमाइंड पोलरीमीटर से ही डिटरमाइंड होगी। हाँ, अपन ऐसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि राइट साइड में है तो डेक्स्टर होगा, लेफ्ट साइड, तो ये प्रैक्टिकली प्रूव है। लेकिन जो कैपिटल डीएल होती है इनका मीनिंग भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, इस वजह से इनकी जो वैल्यूज है उनको थ्योरेटिकल कहा जाता है, ठीक है, थ्योरेटिकल कहा जाएगा। लेकिन इससे फिर हम कोई भी नया कंपाउंड बनाएंगे डी या एल को यूज करते हुए, तो इसीलिए नए कंपाउंड में जो अभी आपको डिस्कस करेंगे एग्जांपल से डेजिग्नेशंस देंगे, तो इसीलिए ये आगे से आगे कंपैरिजन होगा कि थ्योरेटिकल में क्या कंपेयर, तो थ्योरेटिकल वैल्यू को अपन कंपेयर करेंगे, इसीलिए रिलेटिव में आएगा। तो डीएल कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज क्लासिफाइड इन रिलेटिव कन, तो जब भी आपके दिमाग में रिलेटिव की बात आती है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो हमेशा कैपिटल डीएल को दिमाग में हाईलाइट करेंगे। और दूसरा है आरएस। आरएस जो होता है ये पर्टिकुलर कायरल कार्बन बेस्ड होता है, एक से सेंटर कोई भी कायरल कार्बन होगा, और उसमें फिर हम रोटेशन देखेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में रेक्टस और सिनिस्टर के बेसिस पे। तो ये जो वैल्यू उसमें किसी से कंपेयर नहीं करना होता, तो इसीलिए एब्सोल्यूट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए आरएस वैल्यूज होती है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग आता हो बच्चों, तो उसमें आरएस लेना, क्या लेना है, आरएस। तो अब अपन ये आपका मैंने थीम बता दिया कि ये टॉपिक कहां से और किससे कोल, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन क्लासिफिकेशन बेस्ड भी होता है कि द पर्टिकुलर दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड टू, तो आपको उसमें एड्रेस पता होना चाहिए पूरा आइसोमेरिज्म का कि स्टीरियो के अंदर इतने पार्ट्स हैं और उसमें ये पार्ट्स होते हैं ना। ओके, तो अपन शुरू करते हैं बच्चों। तो ये तो आपका हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें से लिखिए हेडिंग आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मींस कैपिटल डीएल, जिसको अपन सिंथेसिस में किसी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। यस, तो कैपिटल डी अपन बात करते हैं, कैपिटल डीएल
ऑब्लिक रिलेटिव कन्फिगुरेशंस। ठीक है, ये किस तरह से डिटरमाइंड होते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। रिलेटिव कन्फिगुरेशंस या कैपिटल डीएल। इसमें देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से अपन को जो है वो लॉजिक लगाना है। तो यहां पे साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड सर्च किया, ठीक, स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हो और स्ट्रक्चर बेस्ड भी उसका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से हो कि हम उसको समझ सकें। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड माना, जिसको बोलते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड। ग्लिसर एल्डिहाइड, ये ग्लिसर एल्डिहाइड कंपाउंड साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड माना। और इस स्टैंडर्ड कंपाउंड्स में देखेंगे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसमें सेंटर में कार्बन, यहां दिख जाएगा बच्चों, यस करना इनबॉक्स में, एक सेंटर कार्बन होगा, जैसे आप लैक्टिक एसिड करते हैं उसी तरह से। ठीक है, तो इसमें आपके पास में ये आपका सेंटर कार्बन हो गया और इससे आपके लैक्टिक एसिड जैसे बनाते हैं उसी तरह से आप सेंटर बनाएं। और एल्डिहाइड है तो देखो ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड में टर्मिनल को तो CHO बना दीजिए, बाकी जैसा लैक्टिक एसिड में आप करते हैं वैसा ही लिखिए। और डाउन में लैक्टिक एसिड में CH3 होता है, इसमें प्राइमरी एल्कोहल होगा CH2OH। ठीक है, फिर आप इसकी मिरर इमेज भी बना देंगे, क्योंकि ये जो सेंटर कार्बन है एसिमेट्रिक है और सिंगल कार्बन अगर कायरल है तो हमेशा एसिमेट्रिक होगा और उसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे ही बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जब आप वापस आइसोमर देखेंगे ऑप्टिकल्स के अंदर तो ये आपका अपोजिट दिखेगा इसके अंदर CHO। मेनली जो इसमें हॉरिजॉन्टल को हाईलाइट करना, जैसा मैंने आपको बताया था, वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लाइट में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है वो हॉरिजॉन्टल, जैसे आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये ऑब्स्टेकल ज्यादा होगा बजाय कि आपका वर्टिकल फॉर्म्स। तो इसीलिए ये स्टार फॉर्म में आ गया बच्चों। यस, जो आते जाए गुड मॉर्निंग कर दीजिए। ओके, तो ये आपके पास में बच्चों, अब इसमें क्या होगा कि अपन ने कहा कि ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होगा जिसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम है। ठीक है, यानी कि पहले अपन कैपिटल DL जो है ये अपने का थ्योरेटिकली होगा। तो इसमें क्या करते हैं, वर्टिकल पे जिस कार्बन का आप देखते हो फंक्शनल ग्रुप अगर आपका, जैसे आप मान लो स्ट्रक्चर ये कार्बन चेन जो है वो आप उस पे देख लें और उसके राइट साइड में अगर OH आता है, किस साइड में, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला एक कायरल कार्बन देना तो हॉरिजॉन्टल वाला अगर राइट साइड में आता है तो इसको डेक्स्टर। तो आपने ये कैसे स्टार्ट किया, थ्योरी बेस्ड, इसीलिए कैपिटल D होगा। क्या होगा, कैपिटल D। तो इसके आगे लिखेंगे कैपिटल D बिकॉज दैट फंक्शनल ग्रुप सिचुएटेड एट राइट साइड ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चूंकि ये आपने स्ट्रक्चर बेस दिया है तो इसमें जब पोलरीमीटर के अंदर इसके क्रिस्टल्स को लेके आप पोलरीमीटर में डिटरमाइन करेंगे तो वो स्मॉल DL वैल्यूज कौन सी होगी, तो पोलरीमीटर से अपन जो भी इसमें डिटरमाइन करते हैं पोलरीमीटर से, तो वो हमारी स्मॉल DL प्रैक्टिकल वैल्यूज आती है। अब इनके क्रिस्टल को जो पोलरीमीटर में देखेंगे तो उसके लिए आपको ध्यान रखना, जो थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी D, इसके साथ में एक ब्रैकेट करना है, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के बाद दिख रहा बच्चों, यस करना, कैन यू सी हियर और आई हैव टू ड्रॉ अपसाइड। बच्चों यस करो, ऐश कैन यू सी, ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, D और एक स्मॉल ब्रैकेट में प्रैक्टिकल वैल्यू लिखनी जो पोलरीमीटर से आई इस क्रिस्टल के मोलर कंसंट्रेशंस की। तो ये एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब जिसकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों सेम है। इन जनरल ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये इसीलिए इसको ग्लिसर एल्डिहाइड को स्टैंडर्ड कंपाउंड्स माना गया। तो इसमें DL, अब यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी बच्चों D कैपिटल DL है तो कंफ्यूजन रोकने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पोलरीमीटर से जो डेक्स्टर लेबोरेटरी की वैल्यूज आएगी उसमें D को प्लस मान लिया। क्या मान लिया, प्लस, ताकि कंफ्यूजन नहीं। जैसे आपको कहा जाए कि राइट D, अब D में कोई बच्चा दोनों कैपिटल लिख सकता, दोनों स्मॉल लिख सकता, पहले स्मॉल बाद में कैपिटल, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसको D प्लस बोल देंगे। तो जो आगे D आया ये तो किसको इंडिकेट करेगा, रिलेटिव को, यानी कि इसका जो है वो डेक्स्ट, यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो राइट साइड में पहला। अब ये जो प्लस आ रहा है ये स्मॉल D को इंडिकेट करेगा और ये किससे डिटरमाइंड हुआ,
पोलरीमीटर बोलते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू। तो इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यूज होगी, अगर ये लाइट को डेक्स्टर रोटेट करा रहा है, स्मॉल डी है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा और आगे इसका नाम आ जाएगा जो भी इसका कॉमन नेम IUPAC ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्ड। अब देखो इसी तरह से इसकी मिरर इमेज में, क्योंकि ये कायरलिटी भी है, तो आप देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आपका आ रहा है वो किस साइड में आ रहा है, इस साइड में OH, तो ये इस साइड में आपका लेफ्ट साइड हो गया, तो इसको L लिख दीजिए। तो थ्योरेटिकली जो OH फंक्शनल ग्रुप है कायरल कार्बन का, वो आपका किस साइड में आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट। और लेफ्ट के लिए हमने क्या कहा था, L यूज करेंगे, तो ये इस ग्लिसर एल्डिहाइड की मिरर इमेज के लिए आ जाएगा L, ठीक है। L के बाद अब वही सेम है कि इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो पोलरीमीटर से पता लगेगा कि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी आएगी। तो ये इस कंपाउंड को स्टैंड इसीलिए माना क्योंकि इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम थी। तो इसकी पोलरीमीटर से ये लाइट को लेफ्ट रोटेट कराएगा, तो इसीलिए यहाँ पे अपन इसका माइनस लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस लिखेंगे, इसका ध्यान रखना है। और उसके आगे उसका नाम आ जाएगा, जो भी नाम में चेंज आएगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रक्चरली सेम होते हैं जितनी भी स्टीरियो होती है, तो इसीलिए ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड कंपाउंड आपको दिमाग में रखना है कि ग्लिसर एल्डिहाइड इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड कंपाउंड बाय द साइंटिस्ट। तो इसके बेसिस पे फिर अपन कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं और उससे जो हमको कंपाउंड्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है, तो उसके लिए अपन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करते हुए उसका डेजिग्नेशन करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपका रिएक्शन का, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और इसका जो रिसर्चर है वो आपका रोजेनॉफ एंड हुंडसन, ठीक है, जिसने क्लासिफिकेशन ये दिया उसको रोजेनॉफ या हुंडसन कहते हैं, रोजेनॉफ, नॉफ्स एंड हुंडसन साइंटिस्ट ने ये कॉन्फ़िगरेशन दिया था, रोजेनॉफ एंड हुंडसन, ठीक है। आइए अब अपन बात करते हैं इसको एप्लीकेशन कैसे करना, इसको कंपैरिजन कैसे करना। जैसे सपोज एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं अपन साइड में, इस कंफ्यूज, जैसे आपको ग्लिसर एल्डिहाइड से ग्लिसर एल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बनाना है, लैक्टिक एसिड, ये कोई सिंथेसिस रिएक्शन, तो इसमें डेजिग्नेशन ऑफ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिए। सपोज यू वांट टू, तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं आप। ग्लिसर एल्डिहाइड से अगर आपको लैक्टिक एसिड बनाना है, एक सिंथेसिस रिएक्शन है ABCD जिसमें पाथ होंगे, और उस पाथ में ये जो कैपिटल D या कैपिटल L है वो आप कैसे डेजिग्नेट करेंगे। तो जैसे सपोज स्टार्टिंग में आपने डी लैक्टिक एसिड का प्लान किया, तो सपोज आपने ये वाला काम में लिया डी लैक्टिक एसिड, ये डी ग्लिसर एल्डिहाइड, तो अपन इस सिंथेसिस को शुरू करते हैं किससे, डी ग्लिसर एल्डिहाइड से। तो डी ग्लिसर एल्डिहाइड का पहले स्ट्रक्चर बना देंगे अपन, ठीक है, CHO सेंटर C, और D लिया तो OH आपको राइट साइड में रखना है, और ये प्राइमरी अल्कोहल OH हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले ज्यादा रिएक्टिव आपका एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को सबसे पहले कोई पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, इसकी प्रेजेंस में अगर अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सिर्फ जो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसी का ऑक्सीडेशन होगा। आपको पता ऑर्गेनिक में जब भी कभी CHO का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, फिक्स होता है हमेशा COOH, है ना, कार्बोऑक्साइड। इसीलिए HgO पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जब भी प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड जो COH के नियर होता है वो पहले होगा, क्योंकि अल्कोहल को तभी दो ऑक्सीडेशन चाहिए, उसको पहले एल्डिहाइड बनना फिर एसिड बनना, तो इसीलिए पहले हमेशा पार्शियल में CHO ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ये आपका जो कंपाउंड बना हुआ आया COOH, तो ये आपका ग्लिसरिक एसिड बन गया है ना, COH, इसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरिक एसिड। अब ग्लिसरिक एसिड से लैक्टिक एसिड में इस वाले पार्ट को आपको धीरे धीरे CH3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन इसकी रिएक्शन मान लीजिए हैलाइड कंपाउंड से कराते हैं, ठीक है। हैलाइड कंपाउंड में आपने PbR3 से रिएक्शन कराई, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, जिसको क्या बोलेंगे, PbR3। यस, लिखो आगे, देखो दिमाग लगाओ इसमें, यस, कहां अटैक करेगा PbR3, इस बात को देखिए बच्चों, क्योंकि हेलोजन आने के बाद में रिडक्शन होकर के कोई भी हाइड्रोकार्बन डेवलप हो सकता है,
इसीलिए जैसे ही इसकी पीबीआर से, तो पीबीआर जैसे बहुत फेमस रिएक्शन है PCl3 PCl5 SOCl2, तो ये हमेशा आपका न्यूक्लियोफिलिक के लिए होता है। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल में सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों है, तो सेकेंडरी इजीली आपका इसमें, ठीक है, लो टेम्परेचर की भी रिएक्शन हो जाएगी। और ये यहाँ से POBr3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई या Br5 ले लीजिए, तो यहाँ Br आ जाएगा, OH ग्रुप जो होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन से। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया COH, H और CH, जैसे अपन जानते हैं PBr कोई भी होता है, PX3 PX5, ये सोर्स ऑफ हैलाइड्स होते हैं। और इस पे ये आपका रिएक्शन होता है हेलोजन, और हेलोजन को हटाने के लिए, क्योंकि आपको क्या बढ़ना है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का मतलब ये ग्रुप CH3 होना चाहिए, और CH3 के लिए अपन इसका रिडक्शन कराते, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके, तो रिड्यूसिंग एजेंट में HBr निकल जाएगा, और HBr निकलते ही आपका C, यानी कि फाइनली जो आपका पाथ होगा वो लैक्टिक एसिड तक आ जाए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज सीखनी, ये आपका La का मतलब लैक्टिक एसिड आ गया, ठीक है। अब ये कौन सा लैक्टिक एसिड है रिलेटिवली प्रैक्टिकली, उसकी अपन इसमें डिस्कशन करते हैं बच्चों। तो देखिए अपन ने कहां से स्टार्ट किया, तो रिलेटिव कन्फिगरेशन को यूज जो होता है तब होता है जब आपको किसी पाथ के अंदर उसको एज्यूम कर, जैसे आपने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है, अब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जब आप पोलरीमीटर में ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इसकी, अभी मान लीजिए स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड में इसका D+ आए, इसका मतलब इसकी थ्योरेटिकल जो राइट साइड है और प्रैक्टिकली वो प्लस, यानी कि डेक्स्टर है, तो ये ऐसे लिख दिया। अब आपने मान लीजिए इसमें क्या बना दिया, ग्लिसरिक एसिड, क्या बना दिया, तो ये सेकेंड कंपाउंड बना, ये आपका ग्लाइसरिक एसिड बन गया। अब ये जो ग्लाइसरिक एसिड, इसमें डेजिग्नेशन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखिए रिलेटिव में क्या होता है कि जहां से आपने पाथ शुरू किया वो जो सिंबल आ गया, चाहे वो D या L है, जिसके बेसिस पे, जैसे आप L से स्टार्ट करते हो सारे सब्स्टिट्यूशन इस साइड में होते, तो इसीलिए अभी यहाँ पे आपने D लिया तो सारे सब्स्टिट्यूशन किस साइड में होंगे, D की साइड में होंगे, तो इसीलिए D की OH आपका हर बार D की साइड में ही रह रहा है, इसीलिए थ्योरेटिकल जो वैल्यू होगी वो सबके लिए D ही आएगी, क्योंकि OH जो है हॉरिजॉन्टल वाला वो आपका कहां पे है, राइट साइड में, ठीक, इसीलिए D। अब ये जरूरी नहीं है कि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ऐसी ही आए, मे बी जब पोलरीमीटर में आप देखें तो ये हो सकता है लेवो रोटेटरी आ जाए, कैसा आ जाए, लेवो रोटेटरी आ जाए, यानी कि प्रैक्टिकली कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो वैल्यू मिले वो सेम रहे, ठीक है। और मान लीजिए ये भी आपका जो है वो नेगेटिव आ गया, और ये जो डी लैक्टिक एसिड आया ये भी नेगेटिव आ गया, तो प्रैक्टिकली वो लेवो रोटेटरी हो सकता है, लेकिन रिलेटिवली इसीलिए कि बिकॉज वी हैव टेकन द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर जो हमने काम में लिया वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो आपका ये राइट साइड में रोटेट कराने वाला डेक्स्ट्रो रोटेटेड, तो स्मॉल dl का मतलब प्लस हो गया और माइनस हो गया स्मॉल l के लिए और कैपिटल, तो हम थ्योरेटिकली, इसीलिए कोई भी सीरीज ऑफ सिंथेसिस बनेगा अगर आपने उसमें सिलेक्शन में जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आपने अगर D या L सेलेक्ट किया है तो उनमें से वो रिलेटिव, यानी कि मैं कह सकता अगर हमने ये कहा कि हमने ये लैक्टिक एसिड बनाया, इसका मतलब ये लैक्टिक एसिड किसी ग्लिसरॉल्डिहाइड या इसकी जो स्टार्टिंग जो यूनिट थी या कंपाउंड प्रीकर्सर था वो थ्योरेटिकली डेक्स्टर था, यानी कि उसका जो फंक्शनल ग्रुप था वो राइट, ये अपन यहां पे भी आइडिया लगा सकते, वो राइट साइड में रहा होगा, और लेफ्ट का लेंगे सबके आगे L लग जाएगा। तो रिलेटिव का, हाँ रत्न गुड मॉर्निंग, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब यहाँ पे ये होगा बच्चों कि उसको अपन जब सिंथेसिस में नंबर ऑफ स्टेप्स देते हैं तो जो स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो उसकी कितनी भी नंबर ऑफ स्टेप लास्ट तक वो वही रिलेटिव का, इसीलिए कंपेयर, तो रिलेटिव का मतलब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंपैरिजन में थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन देखना। तो OH ने अपना अलाइनमेंट चेंज नहीं किया, तो OH अभी भी डेक्स्टर ही है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली वो जरूर चेंज हुआ उसके अंदर, है ना, जो रोटेशन चेंज हुए, तो वो आपको पोलरीमीटर से पता लग जाएगा। और पोलरीमीटर का रिजल्ट जो होता है वो हमेशा स्मॉल dl होता है, उसको थ्योरेटिकल के आगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस से लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कैपिटल और स्मॉल के अंदर, तो इसीलिए ये प्रूव करता है आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप एक छोटा एग्जांपल और ऐसे भी देख सकते हैं रिएक्शन के अलावा, जैसे आप डी ग्लूकोज लिखते हैं, एल ग्लूकोज तो नहीं लिखते, तो आप देखिए उस डी ग्लूकोज का नाम कैसे आया होगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है बच्चों, तो एक डी फ्रक्टोज, तो आपने डी ग्लूकोज कैसे लिखा, इसका मतलब ग्लूकोज जो है उसमें डी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बेसिक,
ठीक है, तो कैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, C6H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर इसमें 6 कार्बन प्लेस कर दीजिए आपके, ठीक है, तो ये 6 कार्बन हो गए। मैंने आपको इसमें बताया ग्लूकोज की ट्रिक बताई थी, लगातार क्रिकेट कमेंट्री टाइप है, लगातार 3 OH को एक साइड में रखते हुए अल्टरनेट OH और CHO प्लेस करें, ठीक है, ये ग्लूकोज था। अब देखो इस ग्लूकोज को डी क्यों कहा गया, जो बायोमोलिक्यूल में भी आपके सिलेबस में है, आप पढ़ सकते हैं, और हायर लेवल कोई भी क्लास के लिए ये काम का है, ये CH2OH हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके अंदर, अब ये जो रिपीटेशन है उसको हटा दीजिए, जैसे ये 2 डिग्री है सारे, तो एक 2 डिग्री रखिए, सिर्फ ये पार्ट अभी रिपीट हो रहा है, इसको हमने हटा दिया। अब देखो इसके अलावा जो बाहर कौन है, CHO, तो देखो ये CHO, और डाउन में क्या आया, CHOH, तो ये आपका CHOH, देखते रहो CHOH, ठीक है, ये CH, जो और नीचे क्या आ रहा है CH2, तो ग्लूकोज का जो बेसिक स्ट्रक्चर ये तो रिपीट हो रहा है 2 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री, ये सारे 2 डिग्री अल्कोहल से हमने एक 2 डिग्री ले लिया, तो इसको हम कंपेयर करते हैं कि ये ग्लूकोज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इन दोनों में से किस पे सुपर इम्पोज हो रहा है, तो इस वाले पे हो रहा है, इसीलिए ग्लूकोज के आगे क्या लिखा जाता है, डी, एज्यूम कर लिया जाता है कि ये मान लीजिए आपका ग्लिसरॉल, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का डेरिवेटिव्स है, तो इसीलिए डी। फ्रक्टोज में भी सेम चीज है, बस फ्रक्टोज में क्या होगा, यहाँ पे आपका CH2OH आ जाएगा और कीटोन यहां आ जाएगा, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जिससे भी मैच होगा, चाहे कैपिटल से, चाहे डी से या कैपिटल एल से, तो नाम से पहले वो लिखा जाता है। तो जब भी नेम से पहले कभी अगर कैपिटल DL आते हैं, इसका मतलब ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, मींस जिस पार्ट से इस कंपाउंड को बनाया गया है या उसका जो स्पाइशियल अरेंजमेंट है इकाई के अंदर, वो आपका किसी स्टैंडर्ड कंपाउंड से मैच होता है, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यूज को इंडिकेट करता है, इसीलिए ओनली ग्लूकोज नहीं लिख के क्या लिखते हैं अपन, डी ग्लूकोज। प्रोटीन में जब आप जाएंगे तो प्रोटीन में आप देखना एल टायरोसिन, एल ट्रिप्टोफान, एमिनो एसिड से सिंथेसिस होती है, तो एमिनो एसिड सारे लेवो रोटेटरी होते हैं मोस्टली सारे, तो इसमें आप देखेंगे जितनी भी प्रोटीन्स होती है बायोलॉजी वगैरह में भी आप जहां पढ़ते हैं, तो उसमें आगे एल टायरोसिन, ठीक है, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज में, तो प्रोटीन इसमें आती, कार्बोहाइड्रेट मोस्टली जो होते हैं वो सारे डेक्स्टर्स होते हैं थ्योरेटिकली, तो कार्बोहाइड्रेट की रिलेटिविटी होती है वो डेक्स्टर से मैच करती है, प्रोटीन्स की रिलेटिव मोस्टली वो आपकी एल से मैच करती है, तो इस पूरे को बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग समझ में आ गया, इनबॉक्स में यस कर दीजिए, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों इसके अंदर। तो आपका फंक्शनल, आप फंक्शन को में बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने NH2 ले लिया, NH2, तो NH2 वही लेफ्ट राइट, आपने क्लोरो कंपाउंड लगा दिया तो क्लोरो का लेफ्ट राइट, ठीक है बच्चों, तो ये सारा कहलाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, क्या कहलाएगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जो आ रहा है नेक्स्ट वो कौन सा आएगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, तो आइए बच्चों अपन बात करते हैं नेक्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ओके, यहां तक नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब अपन, तो आपको ये मीनिंग यहां पे क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल DL और स्मॉल DL में क्या डिफरेंस होता है। स्मॉल DL लास्ट रिकैप जाते हो, DL वो तो हो गया, स्मॉल DL पोलरीमीटर से होगा, और कैपिटल DL स्ट्रक्चरल कंपैरिजन, कौन सा, स्ट्रक्चरल, तो और उसमें स्टैंडर्ड कौन होगा, ग्लिसर, ये ध्यान रखना, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द स्टैंडर्ड कंपाउंड, उसी से मैच होंगे सारे, क्योंकि यही एक कंपाउंड जिसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज आपकी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए इसमें ये स्टैंडर्ड कंपाउंड सिलेक्शन की तरह लिया गया, और फिर इसके बेसिस पे आपके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस बनाए। अब अपन बात करेंगे बच्चों एब्सोल्यूट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको अपन बोलेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, रिटर्न कॉम्पिटिशन 101% बच्चों, RS पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, और उसको बहुत ध्यान से समझिए। यस डियर स्टूडेंट, तो अब अपन इसमें बात कर रहे हैं वो है RS, तो RS किस में आएगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, तो अब अपन इसमें से बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो आइसोमेरिज, ओके, तो नेक्स्ट लिखो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको हमेशा अपन बोलेंगे RS नोमेनक्लेचर, है ना, RS नोमेनक्लेचर, और ये कहां से बिलोंग करेगा, तो कौन सी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ये बिलोंग करेगा, उसमें ऑप्टिकल पार्ट होगा,
स्टीरियो आइसोमेरिक्स। तो आपको आइसोमेरिज्म में ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर नहीं होके स्टीरियो होता है। ठीक है, इसका डिस्कशन करते हैं। अब सबसे पहले मीनिंग सीखते हैं, फिर इसको कैसे डेजिग्नेट करेंगे। तो एब्सोल्यूट का मतलब बहुत सिंपल सा, एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या हो गया, किसी से कंपैरिजन नहीं। जैसे आपने कहा मैं मेरा आइडियल हूं। सपोज आपने कहा, आपसे किसी ने पूछा कि आपका आइडियल कौन है। आइडियल में कोई बच्चा किसी साइंटिस्ट का नाम बताता है, कोई मूवी के अंदर किसी का नाम बता देता है। तो आइडियल, या घर में किसी को आप आइडियल मानते हो, आइडियलिटी जो थी आइडियल जिसके पद चिन्हों पे आप चलते हैं। तो एक तो आपसे पूछते हैं कि आपका, इसीलिए बस एक से बहुत इजी सा कैपिटल डीएल और आरएस को समझने का तरीका एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव में तो क्या होता है, आप किसी को आइडियल मानते हैं और उसके पद चिन्हों पे चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आइडियल मानते हुए। ठीक है, और एक होता है आरएस का, जिसमें कुछ, जैसे मान लो मेरे से पूछा कि आपका आइडियल कौन, तो मैंने कहा नहीं मैं ही मेरा आइडियल हूं। तो ये एब्सोल्यूट हो गया, मतलब आपने किसी से कंपेयर नहीं किया। आपने कहा जो डिटरमाइंड करता हूं रूल डिसिप्लिन में, उसी में चलता हूं, तो आप अपने आइडियल हो गए। तो आप अपने आइडियल का मतलब आप एब्सोल्यूट है, आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। जब आप किसी से कंपैरिजन नहीं करते तो फिर एब्सोल्यूट हो जाता है, एक्सक्लूसिवली वही रहता कॉन्फ़िगरेशन उसका, उसमें जो भी रूल से अप्लाई होंगे उसकी बात होगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है इसको समझने का तरीका। ठीक है, जहां पे एब्सोल्यूट आप खुद अपने आइडियल है। ठीक है, और उसमें जो रूल्स, तो इसमें सबसे पहले व्हाट डज मीन बाय आर। आर का क्या मतलब होता है, तो आर का मतलब होता है बच्चों रेक्टस, ये वही लैटिन टर्म्स रेक्टस, और रेक्टस का मतलब राइट। ठीक है, और दूसरा जो होगा उसको अपन बोलेंगे एस। एस जो होगा उसको बोलेंगे सिनिस्टर, और सिनिस्टर जो होता है वो लेफ्ट को इंडिकेट करता है, लेफ्ट को। अब यहां पे क्या होगा, अपन आगे रूल्स और एग्जांपल्स लेंगे। इसमें आपको एक सेंटर कार्बन मिलेगा जो कायरल की तरह होगा, और इसमें भी वही रूल है, ऑल ग्रुप ऑब्वियसली एसिमेट्रिक के लिए होते हैं ये। तो एसिमेट्रिक के लिए सारे ग्रुप अलग अलग रहेंगे, जैसे ए बी डी ई, है ना। तो इसमें ग्रुप जो जैसे अपन उसमें आपको याद होगा ई जेड में हमने प्रैक्टिस की थी काफी इसकी, और वही रूल इसमें, इसीलिए मैंने उस टाइम आपसे कहा था कि अगर आप ई जेड के अंदर जो सीक्वेंस रूल है कॉहन इंगोल्ड प्रेलॉग के, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा जहां मैंने ई जेड एक्सप्लेन किया, तो वही रूल इसमें भी काम आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से इसमें भी ए बी डी ई। ठीक है, अब हम इस कायरल कार्बन से क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी रूल होगा जिसको अपन सीक्वेंस रूल कहते हैं। उसके बेसिस पे इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे, ठीक है, क्लॉकवाइज और, जैसे मान लीजिए इसमें जो प्रायोरिटी आई वो इस डायरेक्शन में आ गई, या इसकी प्रायोरिटी आई वो इस डायरेक्शन में आ गई। तो इसमें क्या करेंगे अपन, रोटेशन प्रायोरिटी देखेंगे एब्सोल्युटली रूल के सीआईपी सीक्वेंस रूल से। अगर हमें ये डायग्राम्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर, तो एक वन कायरल के लिए वन टाइम्स ही रोटेशन देखते हैं इसमें। तो ये आपका देखो है ना, क्लॉक होगा, क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज को यहाँ पे राइट नाम दिया गया है, तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगा, जिसको हम आर बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला कौन सा कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम एस बोलेंगे बच्चों। तो एब्सोल्यूट में अब ये किसके बेसिस पे अपन इसको लेफ्ट या राइट रोटेट करेंगे, जिसके रूल है, और वो रूल है देखिए ध्यान से। तो इसमें सीआईपी सीक्वेंस रूल, कॉहन इंगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल, और आपको याद होगा ये हमने ई जेड में डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आपको मैं एक बार हल्का सा रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, और प्रायोरिटी में सबसे पहले आप क्या देखते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर गिव्स मोर प्रायोरिटी। सेकेंड रूल हमने क्या सीखा था, आइसोटोप्स अगर आ जाए, है ना, तो आइसोटोप्स में हमेशा अपन को हायर मास को कंसीडर करना है। फिर थर्ड रूल हमने क्या सीखा था, इफ सेम एटॉमिक नंबर बट नॉट आइसोटोप, है ना, सेम एटॉमिक नंबर हो जाए और आइसोटोप भी ना हो, तो उस केस में सम ऑफ, है ना, ऐसे लिया था, सम ऑफ नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, सम ऑफ नेक्स्ट ऑल एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर का सम ले लेंगे। और इसमें फिर एक और था, मल्टी बॉन्ड अगर आ जाए, है ना, तो अगर कोई कंपाउंड में सेम होने के बाद मल्टी बॉन्ड हो, तो रिपीट दैट एलिमेंट, है ना, रिपीट दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट इक्विवेलेंट टू बॉन्ड।
तो पहले उसको इक्विवेलेंट टू बॉन्ड रिपीट कर देंगे, बॉन्ड देन टेक सम, और उसके बाद हम उसमें सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। तो ये मैंने आपको एक रिकैप दे दिया। तो जिन बच्चों को याद है वो ठीक है, नहीं तो वो प्रीवियस वीडियो जीओसी का देख लीजिए जहां पे हमने इजेड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वहां पे मैंने पूरी डिटेल बताई है इसकी ऑलरेडी। तो वहां पे ये मैंने आपको रिकैप दे दिया। अब देखिए बच्चों, इसमें रोटेशंस देखेंगे कैसे कि गिवन स्ट्रक्चर आर है या एस है, तो वो देखिए इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये जो हम प्लस टाइप बनाते हैं इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा बच्चों, ये साइंटिस्ट नेम है। फिशर प्रोजेक्शन से आरएस नॉमेनक्लेचर डिटरमाइन करते हैं 2D के अंदर, ठीक है, 2D। इसीलिए फिशर प्रोजेक्शन और किसी भी स्ट्रक्चर को 2D में डिजाइन किया जा सकता है प्लस फॉर्म मानते हुए। और प्लस में जो सेंटर होता है वो आपका काइरल का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज स्टूडेंट्स आपके पास में कोई, ये आपके पास में ये पॉइंट जो बीच में है ये आपका काइरल कार्बन कहलाएगा। अब इसमें मान लीजिए एक जगह Br है, एक जगह Cl है, एक जगह आपने CH3 और एक H लिख दिया। ये कोई कंपाउंड, आपने कंपाउंड दिख रहा है बच्चों, इनबॉक्स में यस करना। हाइड्रोजन तक अगर आपको दिख रहा है तो इनबॉक्स में यस करिए बच्चों। यस बच्चों बताओ, हाइड्रोजन तक दिख रहा है आपको? विजिबिलिटी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो अब इसमें से अपन देखते हैं डेजिग्नेशन कैसे करेंगे। तो ये जो प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है ये फिशर प्रोजेक्शन। जनरली अपन क्या इसको सी मार्क करते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्लस मार्क करेंगे तो ये आपका सेंटर काइरल बन जाएगा, ठीक है। और उस पे ऑल 4 एटम और ग्रुप ऑफ एटम मस्ट बी डिफरेंट, जैसा हमने इजेड में कहा था। अब बच्चों इसमें ध्यान ये देना कि रोटेशन कैसे स्टार्ट करना है। रोटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको CIP रूल लगाने और इन सबको प्रायोरिटी बताने। फर्स्ट पे कौन, तो सबसे पहले क्या देखोगे? हायर एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर सबके डेजिग्नेट करो मेरे साथ साथ। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब यहां पे ध्यान रखना है, अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसमें फोर्थ प्रायोरिटी हमेशा बॉटम में आएगी। किसमें आएगी? बॉटम। जब सब जिसको सबसे कम एटॉमिक नंबर मिला है, लीस्ट प्रायोरिटी पे, वो फोर्थ पे ले रहे हैं। फोर्थ पे नहीं होगी तो उसमें फिर एक्सचेंज रूल लगेंगे, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन। तो अभी अपन फोर्थ ऐसे एग्जांपल्स कंसीडर इसमें फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में आ रही। इन केस नॉट तो अपन उसको एक्सचेंज रूल से ले लेंगे, एक्सचेंज रूल से ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, तो आप देखो ध्यान से, सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, रोटेशन कौन सा होगा। तो रोटेशन में जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है उसको सबसे पहले वहां से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी से आपको जाना जिसको सेकंड मिली हो, और सेकंड से आपको जाना थर्ड पे, यानी कि फोर्थ इसमें कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका रीजन बताएंगे अभी। यस, तो पहले अपन क्या करें इसमें बच्चों, मार्क कर दे प्रायोरिटी। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका? ब्रोमीन का है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसको, ये नंबर 1 पे मार्क कर दीजिए। इसके बाद देखो जिसको मार्क हो गया उसको गेम से बाहर कर दो तो वापस फर्स्ट रूल लग जाता है। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? 17, तो इसको 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में जो इनको बाकी 2 बचे, 2 में वापस फर्स्ट रूल लगाएंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4। देखो फोर्थ प्रायोरिटी डाउन में आ रही, तो अभी वो एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें फोर्थ डाउन, और नहीं होगी तो कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ठीक है। वो ये है, मेरे हाथ की तरफ देखिए, जैसे ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D समझ गए। जैसे ये 1 2 3, जैसे ये Br है, स्ट्रक्चर को देखते रहिए बोर्ड पे, ये आपका Br है, ठीक है। उधर वाले को आप CH3 मान ले, इधर आपका Cl हो गया। ये जो रेड मार्कर दिख रहा है ये हाइड्रोजन है, या फोर्थ प्रायोरिटी समझिए। एक्चुअली फोर्थ प्रायोरिटी को अवॉइड इसीलिए करते हैं क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी, क्योंकि 2D में तो सिर्फ हमने समझने के लिए 2D किया, अदरवाइज नेचर में तो स्ट्रक्चर 3D में ही होगा, 3D में ही होगा, जिसको अपन डैश वेज स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो एक्चुअल होता है ये तो, ठीक है। तो जो ऐसा माना जाता है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी होती है या फोर्थ जो सीक्वेंस में होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। कैसे होता है ये अपने प्रीवियस वीडियो में फ्लाइंग वेज, वीडियो के एंड में मैंने बताया फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ना। ये डार्क लाइन से होता तो अवे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और जो डैश लाइन से होता वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो साइड में रहेगी।
तो ये जो फोर्थ होता है ये आपका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, यानी कि आपसे दूर रहेगा, तो आपके लिए इन 3 की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इन 3 की। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। जब इस रोटेशन को देखेंगे तो आपको 1 2, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी जो दिए। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स आज पहले तो आपको, अभी आप कहां पे हैं 1 पे, जैसे इस पे 1 पे, और 1 से आपको कहां जाना 2, 2 किसको मिला क्लोरीन को, तो आप देखो 1 से 2 आएंगे। अब 2 जो फोर्थ से होते हुए निकल सकते हैं 3 पे, फोर्थ से होते हुए क्यों निकल सकते हैं, क्योंकि फोर्थ बीच में आता ही नहीं है, इसीलिए फोर्थ की इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं आता बीच में, क्योंकि वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। भाई जैसे मेरे को मान लीजिए यहां से कोई जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है, और मेरे को इस व्यक्ति से मिलने पहुंचना है, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, सपोज ये बच्चों ए है, ठीक है, ये बी है और ये आपका सी है, ये 3 ए बी सी ऐसे समझिए, और ये डी है, ये मार्कर पे मैं डी लिख रहा हूं। अब सपोज आपको सी तक जाना है, तो सी से मिलने जाना, तो कैसे जाएंगे, वो रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, तो ए, अब ए से इधर से नहीं जा सकते, तो इसका काउंटिंग पहले आ जाएगा, इसीलिए आपको अगर इस पे जाना सी पे, तो आप कहां से जाएंगे, बॉटम वाला पाथ यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके ऊपर से निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझना बच्चों, फोर्थ प्रायोरिटी हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है। कहां होती है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है, इसीलिए आप कभी भी ये वाला पाथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो ये वाली प्रायोरिटी बीच में आएगी, और अब जैसे ही आपने इसको टच कर लिया, मतलब इधर वाली चीज फिर प्रायोरिटी पे हो जाएगी, मतलब वो डायरेक्शन फिर मान लिया जाएगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आप फोर्थ से कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि फोर्थ इज नॉट प्रॉब्लम। 3D के अंदर बार बार मैं कह रहा हूं, 3D के अंदर जो फोर्थ होता है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, कहां होता है, इसीलिए वो आपके रोटेशन में कहीं नहीं आता, आप किसी भी डायरेक्शन से निकल जाइए, लेकिन आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। तो अब देखिए, अब मेरे को 1 से 2 आना है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ से निकल सकता हूं 3 पे जाने, क्योंकि ये तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, इसीलिए आपका जब डायरेक्शन बनेगा इसके अंदर, तो ये डायरेक्शन ऐसे चलेगा 1 to 2 2 to 3, ठीक है, तो फोर्थ को बिल्कुल भूल जाएंगे, ठीक है, तो आपको 1 2 3 तक ही देखना। तो 1 2 3 में ये ध्यान रखना, बीच में वो जो है फ्रंट वाला पार्ट नहीं, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, फोर्थ से कभी भी निकल सकते हैं। तो इसीलिए देखो कौन सा डायरेक्शन आया, जल्दी से बताओ इनबॉक्स में स्टूडेंट्स, देखो इनसे कंपेयर करो, विच वन डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है एस, इसीलिए गिवन स्ट्रक्चर एस है, और आगे इसका यूपीएससी नाम आ जाएगा, तो ये कहलाएगा एस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसी के स्ट्रक्चर की अपनी अलाइनमेंट की वजह से आंसर आया बच्चों एस, है ना, हाँ एस। अब नए नाम आ जाएंगे इसके अंदर, एस कौन सा, एस, तो वो एस ये है, एंटी मतलब तो वो उसके लिए होते हैं ज्योमेट्रिकली, यहां एंटी सिन नहीं होगा, आरएस नॉमिनिक्लेचर है, क्या है आरएस नॉमिनिक्लेचर, मतलब आर या एस, वो एस कह रहे हैं अपन, है ना, आर या एस, इसीलिए इसमें आएगा एस नॉमिनिक्लेचर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए इसके अंदर फिशर प्रोजेक्शन में, जैसे बच्चों आपको ये कंपाउंड दिया कोई, ठीक है, ये आपका एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन, और इस पे यहां पे जो आपके पास में हो गया वो OH ग्रुप हो गया, ठीक है, यहां पे हमने Cl ले लिया, ओके, और यहां कोई भी लिस्ट प्रायोरिटी पे ले लीजिए CH3, और ये आपका F हो गया, F हो गया। बताइए फटाफट, ये R है या S है बच्चों, यस गैस करिए, ये R है या S है स्टूडेंट्स, हरी अप फास्ट बताइए, आर या एस, पहले आप गैस करो फिर मैं बताता हूं, देखो इसका आंसर जल्दी से इनबॉक्स में आप अपना रिजल्ट दीजिए, कैपिटल आर कैपिटल एस, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में कौन, सबसे पहले क्या करोगे, प्रायोरिटी रूल फॉलो करना है, प्रायोरिटी में एटॉमिक नंबर कंसीडर करो, एटॉमिक नंबर में 8 ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट, वही जो सिप रूल थे 9 और 6, सबसे पहले हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को 1 मिलेगा, कौन है हाईएस्ट, क्लोरीन, तो क्लोरीन फर्स्ट पे आएगी, ये क्लोरीन फर्स्ट हो गई, जिनको नंबर मिल गया उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करवा दीजिए, बाकी को कंपेयर फिर वापस फर्स्ट रूल लगा दो, तो ये सेकंड पे फ्लोरो आ जाएगा, ठीक है, थर्ड पे कौन सा आ जाएगा OH, और फोर्थ की तो जरूरत ही नहीं कहने क्योंकि वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो आप में से कौन सा क्लॉकवाइज, ओके, हाँ, तो RS बोलना है उसको, है ना, कैपिटल R कैपिटल S, बस उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों। तो अब देखो ध्यान से, कहां जाना आपको, सीक्वेंस रूल, यही रोटेशन में ये देखना है आपको, 1 to 2 2 to 3 जो प्रायोरिटी मिली है, तो देखो 1 पे कहां, यहां पे, अब देखो 1 बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, देखो अब 1 पे जाना,
तो 1 के पास दो पाथ है, या तो वो इधर से आ जाए या फिर इधर से चला जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कभी भी बीच में कोई दूसरा नहीं आना, अगर आपने इधर से ले लिया तो इसको फिर पहले नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए आपको अगर सेकंड से मिलने जाना है तो आपको फोर्थ प्रायोरिटी से ऊपर से निकलना पड़ेगा। जैसे वो होता है ना डेल्टा, कि भाई डेल्टा के ऊपर से नहीं निकलना, तो एरोप्लेन अंदर चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेनी है अपन को, तो अपन को जहां से जाना है, तो आप देखो, आप ध्यान से देखेंगे, ये उधर साइड में आपको क्लोरो दिख रहा है, मेरी साइड में आपको फ्लोरो दिख रहा है, ठीक है। अब क्लोरो से आपको फ्लोरो आना पड़ेगा क्योंकि सेकंड इधर है, तो थर्ड से होते हुए नहीं आ सकता। अगर थर्ड से आए तो फिर थर्ड को तो पहले मिल गया नंबर, ठीक है, डायरेक्शन। तो इसीलिए आप फोर्थ जो होता है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। कहां होता है? तो फोर्थ जो होता है बच्चों वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। डी गुड मॉर्निंग बच्चों, हाँ गुड मॉर्निंग डियर, क्या नाम? तन्मय। ओके, अब इसमें देखो बच्चों, तो ये फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब हमें अगर यहां से जाना है, ठीक है, तो ये आपको इधर से होते हुए नहीं जाना क्योंकि इसको नंबर मिल जाएगा, इसीलिए अपन फोर्थ से कभी भी जा सकते हैं। ये स्पेस जो होता है, ये भले 2D में आपको ऐसा लग रहा है कि ये बीच में आ रहा, बट एक्चुअली वो 3D से हमने इसके रोटेशन करने के लिए हमने इसको 2D में कन्वर्ट किया, इसीलिए फिशर प्रोजेक्शन हेल्प्स टू डिटरमाइन आरएस इन 2D। अदरवाइज आप 3D में करेंगे तो फिर फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर काम में लेंगे, जो अपने प्रीवियस वीडियो में सबसे लास्ट में बताया था। तो इसीलिए देखो, समझ गए, क्लोरीन से फ्लोरीन आना, वो स्ट्रक्चर देखते रहे। क्लोरीन से, तो क्लोरीन से आपको तो यहां से नहीं जाएंगे, तो क्लोरीन टू फ्लोरीन, तो फोर्थ से होते हुए निकल सकते हैं और फिर OH पे आना। इसका मतलब ये हुआ, तो 1 to 2 कैसे आपको 1 to 2 2 to 3, ठीक है। तो कौन सा बना, जल्दी टाइप करके बताओ बच्चों इनबॉक्स में, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, आर या एस? क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इज इट आर और एस। तो इसीलिए आपको सीक्वेंस रूल के बाद जो मैंने आपको ट्रिक बताई है 1 to 2 2 to 3, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस बनेगा, ठीक है, आर एब्सोल्यूट। अब इसमें से अपन एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर अपन देखते हैं कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे नहीं आई हो, बॉटम में नहीं हो, तो उस केस में कौन से आपको इसमें रूल लगाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह, जैसे अपन लैक्टिक एसिड का एक एग्जांपल जल्दी से बताओ बच्चों, लैक्टिक एसिड डी आर और एस, जल्दी से करिएगा। तो मैं लैक्टिक एसिड का आपको फिशर प्रोजेक्शन बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जैसे लैक्टिक एसिड को अपन इन जनरल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, COH, OH कोई भी एक लीजिए लेफ्ट राइट वाला, तो ये H और ये आपका CH3, ठीक है बच्चों, ये लैक्टिक एसिड है। अब मैं वो बता रहा हूं, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी इज नॉट एट बॉटम, बॉटम में नहीं हो तो कैसे करना। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का जो गिवन स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करिए। फिशर प्रोजेक्शन में कुछ नहीं है, जो कार्बन कायरल है, जो कार्बन, उसको प्लस मान लीजिए, क्रॉस मान लीजिए, तो ऐसे ड्रॉ कर दीजिए इसको इस तरह से क्रॉस में। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है ये आपका वो कायरल कार्बन है, तो इस कायरल कार्बन को आप क्रॉस पॉइंट, तो ये कायरल हो गया। बाकी ग्रुप को लिख दीजिए, और ये जो बॉन्ड्स थे इसमें हिडन हो गया कार्बन, और बाकी ग्रुप तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, COH, OH, H और CH3। अब देखो इसमें ध्यान से प्रायोरिटी रूल लगाओ, बताओ इनबॉक्स में सबसे पहले प्रायर पे कौन आएगा बच्चों। देखो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 1। अब यहां पे सबसे पहले तो फर्स्ट रूल अप्लाई करना, जैसे हमने EZ में किया था। फर्स्ट रूल में क्या है, एटॉमिक नंबर देखेंगे, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है, OH का 8 आ रहा है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको मिल गई, क्योंकि फर्स्ट में हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। अब हमारी जो प्रॉब्लम इसमें आई है वो इसको बाद में देख लेंगे, अभी तो लास्ट में जाएगा। अब ये दो प्रॉब्लम आ गई, सेम एटॉमिक नंबर आ गया, तो रूल 2 पे जाना पड़ेगा, या रूल 3 जो भी उसका 4 तक। तो COH में क्या मल्टी बॉन्ड होता है, ये देखो ऐसे लिखते थे अपन EZ में, और CH3 में क्या होगा, हाइड्रोजन। तो अपन क्या कहते हैं, अगर फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैच हो गया हो तो उसके नेक्स्ट आने वाले के एटॉमिक नंबर का सम लेंगे, उसके नेक्स्ट आने वाले के एटॉमिक नंबर का सम, और उसमें अगर कोई मल्टी बॉन्ड हो तो उसको उतनी बार रिपीट मानना, जैसे ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो 2 टाइम रिपीट, और इसके नेक्स्ट वाले की टोटल 8 8 8 कितना आ जाएगा 24, और इसमें देखो हाई कार्बन के आगे 1 1 1 तो 3 हो गया। तो जो एटॉमिक नंबर का सम जिसका हाईएस्ट, लेकिन ध्यान रखना कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं,
फर्स्ट नहीं, पहले तो वो देखना कि डायरेक्ट कांटेक्ट में जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल चुकी है। अब ऐसा नहीं कि आप इनमें से किसी को फर्स्ट कह दो, वो सेकंड आएगा। कौन आएगा? अब जो लड़ाई है वो सेकंड वाली है। कौन सी है? कि सेकंड कौन बनेगा सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप इसको भूल जाओ, ये तो पहले रूल में आ गया। अब इन दोनों का मैच हो रहा है आपस में, तो उस मैच में हमने कहा कि हमारा फर्स्ट एटॉमिक नंबर इसमें सेम आ गया, तो इसमें रूल सिर्फ रूल अपन सीक्वेंस बढ़ेगी जेड, उसमें यही कहा था कि नेक्स्ट का सम, और नेक्स्ट में अगर कोई मल्टी बॉन्ड से अटैच्ड हो तो उस एटम को पर्टिकुलर उतने टाइम मानते हुए फिर सम करेंगे। तो डबल बॉन्ड ओ को 2 बार मान लिया, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी सिंगल थी तो 8 3 24 हो गया, और दूसरा जो CH3 है इसमें 3 हाइड्रोजन 1 1 1 तो टोटल 3 आया। तो अब इन दोनों में से सेकंड कौन बना? COH विल सेकंड। ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट को नहीं छोड़ना है, फर्स्ट तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आएगा। अब सेकंड कौन बनेगा वो कंपटीशन चल रहा है, तो सेकंड कौन बनने वाली रैंक, फर्स्ट रैंक तो हो गई फिक्स, सेकंड रैंक फिर इसकी फिक्स हुई। अब जैसे सेकंड फिक्स हुई अब तो वापस फर्स्ट रूल लग गया। देखो 1 और 6 है, तो अब थर्ड कौन बनेगा? ये बनेगा, ठीक है, ये थर्ड बनेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इसमें हाईएस्ट आ रहा, इसीलिए एक एक करके आप उसमें से आउट करेंगे तो आपको बहुत इजीली डेजिग्नेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये फोर्थ प्रायोरिटी होगी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई बच्चों, क्योंकि जो हमने आरएस नॉमेनक्लेचर सीखा था उसमें 4 कंपलसरी रूल है बिफोर डेजिग्नेट, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिफोर डेजिग्नेटिंग आरएस द फोर्थ प्रायोरिटी, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड को, ये अगर नहीं किया तो एग्जाम में गलत हो जाएगा बच्चों, जेईई नीट में और रिटन एग्जाम में। तो बिफोर गोइंग टू डेजिग्नेट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस, द फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी प्रेजेंट एट बॉटम। क्योंकि इस आपको हो गया क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने अभी आपसे कहा था फिजिकल प्रोजेक्शन में फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में इसीलिए लानी पड़ती है क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बनाना है ताकि हमारा रोटेशन फिक्स हो सके। इसीलिए क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ही हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगी, अवे फ्रॉम, और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है वो हमेशा बॉटम में आएगी। अब आपको कि बॉटम में नहीं है तो जैसे लैक्टिक एसिड में नहीं है तो यहां पे बोलते हैं बच्चों एक्सचेंज रूल। क्या बोलते हैं? तो इसी के जस्ट आगे लिख दो, इसी में एक पॉइंट आगे एरो कर दीजिए, एक्सचेंज रूल लगेगा। फिर आप इससे पहले आप डेजिग्नेट नहीं करेंगे तो इसीलिए इसको लिखेंगे बच्चों एक्सचेंज रूल लगेगा। अब आप देखिए एक्सचेंज रूल क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसको फोर्थ प्रायोरिटी पे जब लाएंगे तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो एच आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना चूंकि ये 3D है, अभी अपने 2D में बनाया, 3D में बच्चों देखो जैसे मेरे हैंड्स को देखिए आप ध्यान से, सपोज ये मैंने रेड कलर का मार्कर उस साइड में, ये 3D है, अभी ऐसा एज्यूम कर लीजिए ये। अब यहाँ पे बच्चों जब हम कोई चीज को एक्सचेंज करते, ध्यान से देखना मेरा मार्कर भी अपोजिट हो जाएगा, तो यहां सेंटर पॉइंट है और इन दोनों को मैं अगर एक्सचेंज करता हूं ऐसे, तो आप देखो मेरा मार्कर भी दूसरी साइड में चला गया, ये रहा। इसका मतलब हम सिर्फ इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, उसके सामने वाला भी 3D में एक्सचेंज होगा, क्योंकि जैसे ही आप इनको एक्सचेंज करेंगे तो देखो वो उधर वाली वैल्यू भी घूम जाएगी, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमेशा अगर इधर वाला एक्सचेंज हो रहा तो ये भी एक्सचेंज होंगे और इधर वाला हो तो ये भी साथ साथ करना, क्योंकि 3D के अकॉर्डिंग दोनों जो एक्सचेंज होंगे वो साथ साथ होंगे बच्चों। जैसे ये मार्कर के पॉइंट में अपन वापस समझ लेते हैं एक बार और, जैसे ही ऐसे दिया हुआ है 3D के अंदर, अब मैं जैसे इस वाली वैल्यू को घुमाऊंगा एक्सचेंज के लिए तो देखो मेरे दोनों मार्कर की वैल्यूज भी चेंज, ये रेड रह गया, ये ब्लू इधर आ गया, पहले उल्टा था, ठीक है। इसीलिए ये दोनों हमेशा फ्रंट जो एक्सचेंज होंगे तभी जाकर के आप आरएस दीजिए। तो अब आपका एक्सचेंज के बाद लिख दीजिए कौन कहां आ गया वो देख लीजिए और फिर कंफर्म कर लीजिए क्या फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में है। अगर बॉटम में है तो फिर आरएस नॉमेनक्लेचर कंफर्म राइट होगा, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों कौन कहां आ गया वो देख लीजिए एक्सचेंज के बाद। एक्सचेंज के बाद CH3 इधर चला गया, H यहां आ गया, इन दोनों का एक्सचेंज हुआ तो OH। बस ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक्सचेंज साइमल्टेनियस होंगे, सिंगल एक्सचेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका CH। बस अब प्रायोरिटी तो आपको पहले से ही पता है किसको मिली थी, OH कितने पे था 1 पे, तो प्रायोरिटी तो उसकी वही रहेगी 1। फिर इन दोनों में कंपटीशन हुआ तो ये सेकंड आया, फिर इन दोनों में कंपटीशन हुआ तो बच्चों ये थर्ड आया और ये फोर्थ। देखो अब आपकी फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में आ गई, अब हम रिलैक्स हो सकते हैं बिफोर आरएस डेजिग्नेशन। तो अब बच्चों यहाँ पे हम आरएस डेजिग्नेशन से पहले बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर सकते हैं कि अब हमारा आरएस बिल्कुल राइट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे 1 2 2 2 2 3 लॉजिक बताया था मैं आपको। तो देखिए 1 2 2, ये 1 2 2 2 3, तो फोर्थ से आप कभी भी निकल सकते। बताओ बच्चों इनबॉक्स में कौन सा बना, आर या एस? 1 2 2 2 2 3, फोर्थ से कभी भी निकल सकते हैं, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर,
यस डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रूल। तो जब भी फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में नहीं हो तो एक्सचेंज रूल लगाना बिल्कुल ठीक है। तो ये डेजिग्नेट आर और बाकी इसका आईयूपीएससी नाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आईयूपीएससी नेम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से एक जो कंपटीशन में क्वेश्चन आया जेईई नीट में, वो है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? 100 पर। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, फिर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर अगर फोर्थ प्रायोरिटी टॉप पे आ गई तो क्या होगा? ये भी तो हो सकता है। जैसे फोर्थ प्रायोरिटी टॉप पे भी आ सकती है, जैसे साइड का तो आपने बता दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि फोर्थ प्रायोरिटी यहां आ जाए बच्चों, तो एक्सचेंज रूल कैसे लगेगा? बाकी कोई भी कहीं डेजिग्नेट कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर दे दो। क्या करेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर दे दो। प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद देख लो इन दोनों में से प्रायर कौन है। जो प्रायर होगा उस सब एक्सचेंज पहले ले लीजिए। तो फोर्थ को पहले ये एक्सचेंज करा दीजिए, ठीक, ये वाला। ये तो मैं बुक का बता रहा हूं, फिर मैं आपको इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे करेंगे, ठीक है। फिर एक बार और एक्सचेंज कर दी, तो ये डबल एक्सचेंज रूल कहलाता। कौन सा? अब इसमें क्या आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसके इस जगह मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, कभी आंसर गलत नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक ये, जैसे आपके हेड पे कोई चीज पड़ी है, सिर पे, और उसको आपको सीधा फीट की तरफ ले जाना, क्या करोगे? सिर नीचे कर दो, गिर जाएगी, ठीक है। तो ये वही सिस्टम है कि हेड से किसी चीज को नीचे कर दो, हेड को नीचे कर दीजिए। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा है, इनका और इनका एक्सचेंज कर दो, और इनका दो मिनिमम होंगे, और इनका एक्सचेंज कर दो, बस ये आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों डबल, नोट कर लीजिए, डबल एक्सचेंज रूल। क्या बोलते हैं? डबल। इसीलिए वो पहले वाला आपके लिए कंफ्यूजेबल रहेगा। तो ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी, इसकी डबल एक्सचेंज जब भी आए तो फोर्थ प्रायोरिटी टॉप से बॉटम में कैसे आए, तो इसका बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चों। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी कंपटीशन में रॉन्ग नहीं होगा, गारंटेड, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर फोर्थ प्रायोरिटी टॉप पे आ गई तो उसको डाउन करिए सीधे फीट पे, तो फीट वाली हेड पे आ जाएगी, और ये दोनों साइड वाले एक्सचेंज। तो कौन सा? एक्सचेंज नंबर 1, एक्सचेंज नंबर 2, ठीक है। कब? जब फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे हो? टॉप पे हो, ठीक है। तो ये कब काम में लेना? इफ फोर्थ प्रायोरिटी present, if fourth priority present at टॉप पे अगर प्रेजेंट है तो उस केस में डबल, साइड में होगा तब तो सिंगल एक्सचेंज रूल लगेगा, जिस साइड में है उससे एक्सचेंज करा, जो भी आपने इससे प्रीवियस में एग्जांपल देगा। और जब डिफरेंट हो तो उसमें कौन सा करेंगे? डबल। टॉप पे हो तो डबल एक्सचेंज रूल पे करना, ये मत भूलना, ध्यान रखना है तभी। तो यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं बच्चों, तो सबसे पहले ये चीज जरूर देखिएगा, क्या देखें कि फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में आनी चाहिए, तभी आरएस डेजिग्नेट करें। एक लास्ट एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन इजी, कई सालों से आ रहा है ये वाला, टार्ट्रिक एसिड। तो देखो बच्चों, टार्ट्रिक एसिड के अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा, टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको आता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इस पे अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बता देता हूं आपको कैसे करना। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आरएस किस में होगा, तो जो कायरल कार्बन होते हैं, जो एसिमेट्रिक, तो आरएस की सबसे पहली कंडीशन यही है कि इसमें आपका एसिमेट्रिक सेंटर कार्बन होना चाहिए, और एसिमेट्रिक का मतलब मोस्टली कायरल आपका इसमें, तो एसिमेट्रिक का, तो दो इसमें आंसर्स रहेंगे ना। तो अब इसमें देखो नंबरिंग कर दो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, टॉप से नंबरिंग कर दो, मोस्टली फंक्शनल ग्रुप इस साइड में ही होते हैं। तो आपके पास में 2 और 3 नंबर कार्बन एसिमेट्रिक है इन दोनों का। अब ऑप्शन में जब आएगा तो आपको ऐसे लिख के ए में आएगा 2R 3S, बी ऑप्शन होगा 2R 3R, सी ऑप्शन आपके पास में होगा वो हो जाएगा आपका 2S, ठीक है, और 3S, और फोर्थ ऑप्शन आपका डी हो। ये क्वेश्चन आया बच्चों, पक्का ध्यान तैयार कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2S और 3R, ठीक है, ये आपके पास हो गया ये ऑप्शन। अब कौन सा ऑप्शन राइट है? ये आगे जो नंबर है ना, ये 2 3, ये उस कार्बन नंबर का, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग 2 वाला कौन सा है और 3 वाला कौन। ऐसे ग्लूकोज में बहुत सारे नंबर होते हैं, ग्लूकोज का ट्राई करिएगा। अब जैसे मेरे को सपोज बच्चों 2 नंबर, तो 2 नंबर का पहले फिशर प्रोजेक्शन बना दो। आपको मान लीजिए 3 नंबर, तो 3 नंबर का पहले फिशर प्रोजेक्शन बनाए, बिना फिशर प्रोजेक्शन मत करिएगा। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, COH, ये आपका सेंटर कार्बन HOH। अब इस साइड में ध्यान से देखो बच्चों,
इस कार्बन का जब देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसके लिए वन टाइम है। तो इसको क्या करो, बेस्ट तरीका ये होता है कि इनका पहले से ही अपन को पता है यहाँ 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा, तो वो मैच होगा। मैच होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, ऐसे लिखते हैं। तो एक रिपीट करोगे तो ये 8 3 जा कितना आएगा 24, और यहाँ पे ध्यान से देखो इस कार्बन से कांटेक्ट में एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 6, तो ये मैच हो गया। तो इसके नेक्स्ट में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। इसके नेक्स्ट में कौन है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट में कौन आ रहा है, कार्बन। तो क्या करेंगे 8 प्लस नेक्स्ट का सम करेंगे ना, 8 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ, जल्दी बोलो, 15 हो गया ना, 15 हो गया। तो इसका मतलब इसको y मान लो ताकि आपको बार बार लिखना नहीं पड़े, तो इसको इसके लिए y मान लो, और y का आपको टोटल पता है ये कितनी आ गई थी 15, टोटल नेक्स्ट सम 15 आ गई बच्चों। और ये देखिए कितना आ गया टोटल 24, ये ध्यान रखना क्योंकि ये मैच करेंगे आपस में, जहां पे आपका 24 और 15, और OH का फर्स्ट पे क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, तो इनका पहला रूल तो फेल हो गया 6 6 की वजह से, तो नेक्स्ट सम लिया हमने। तो अब देखो ये OH है, तो OH इसको तो फर्स्ट मिलेगा। इन दोनों में सेकंड कौन आया, ये वाला COH सेकंड रहे, थर्ड कौन रहेगा Y, ये देखिए ये ग्रुप, तो ये थर्ड रहेगा। अब क्या होगा, ये फोर्थ। प्रॉब्लम क्या आई इसके अंदर, यस वेरी गुड आंसर दिया कुछ बच्चों ने। क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर कि फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, तो सिंगल एक्सचेंज रूल लगाएंगे, ठीक है, मैं इधर ले रहा हूं ऐसे, तो यहां पे एक्सचेंज रूल लगेगा। एक्सचेंज रूल में देखो बच्चों, इसको इससे और इसको दोनों एक साथ में एक्सचेंज करा दीजिए, प्रायोरिटी ऑलरेडी रेडी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, है ना। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, जल्दी बोलिए, OH यहाँ पे COH, ये एक्सचेंज हो गया। इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे Y और यहाँ पे H, ठीक है। प्रायोरिटी दीजिए, OH कितना मिला था 1, COH को 2, Y को 3, Y मतलब ये ग्रुप है ना, और फोर्थ ये बॉटम। अब आप आराम से कंफर्म करिए। तो देखो बच्चों 1 to 2 2 to 3, तो 1 to 2 2 to 3 ये ऐसे आया, यानी कि ये पक्का हो गया कि आपका कार्बन 2 है वो R है। तो ये देखो अब ऑप्शन हमारे पास में जो हो गया, इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट में अब आ जाए इसी तरह से आपको ये पहला तो ओके हो गया। अब इसमें अपन सेकंड, हर कार्बन का आपको इसी तरह से फिशर प्रोजेक्शन में जाके देखना है। अब मैं सेकंड की बात, तो कोई नहीं, सेकंड है तो सेकंड के लिए ये Y बन जाएगा, Y तो वैल्यू सेम ही आएगी इसके अंदर। तो अब अपन सेकंड को देखते हैं लास्टली बच्चों, फटाफट देखिए इस पे क्या है COH, ठीक है, COH नहीं, इधर Y ले लीजिए, Y ऊपर, क्योंकि अब इस बार Y ये बन जाएगा, तो इसको Y ले लीजिए, ये आपका OH H और ये आपका COH। तो Y तो सेम ही, टार्ट्रिक एसिड में सिमेट्री है तो Y वही रहेगा। तो देखो बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 1 आया, इसका नेक्स्ट सम 6 6 तो सेम हो गए थे, तो नेक्स्ट का सम 24, नेक्स्ट का सम 15, नेक्स्ट 1, इसका तो 1 ही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी OH को मिली, प्रायोरिटी वही रहेगी, सेकंड बस अलाइनमेंट चेंज हो गया, थर्ड और ये फोर्थ। फिर से क्या प्रॉब्लम आई बच्चों, फोर्थ प्रायोरिटी बॉटम में नहीं है, तो क्या लगेगा एक्सचेंज रूल। तो एक्सचेंज रूल से वापस बना दीजिए इसको, एक्सचेंज रूल से वापस बढ़ाओ तो Y यहां आ गया, OH यहां चला जाएगा, COH इधर आ गया, ये H आ गया, ठीक है। प्रायोरिटी आपको पता ही बच्चों, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, इसको कौन सी मिल जाएगी थर्ड, और इसको फोर्थ, है ना। अब ध्यान से देखो कौन सा आएगा R या S, जल्दी बताइए इन बॉक्स में। 1 to 2 2 to 3 कौन सा आया S, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट, 2R3S, ठीक है, 2R3S। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार रिपीट हो चुका टार्ट्रिक एसिड बच्चों, तो इसीलिए टार्ट्रिक एसिड के बेसिस पे आप और प्रैक्टिस करिएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज में भी इंडिविजुअल कार्बन कौन सा होगा RS, ठीक है। तो ये आपका टार्ट्रिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ओके डियर। तो आज का वीडियो अपन, ये आपका कंप्लीट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और रेगुलर ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू।